बात करेंगे वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचत वाला आइडिया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं। आखिर क्यों कहा, इस पर हम बात करते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संकट और ईरान अमेरिका जंग के बीच पूरी दुनिया पूरी तरह से और बुरी तरह से प्रभावित हुई है। डीजल, पेट्रोल और गैस के सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ईंधन बचत और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की है ताकि विदेशों पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन पिछले 2 महीने से जारी जंग के बीच दुनिया भर में ऊर्जा संकट विपक्ष को सियासी वार करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की अपील को सरकार की नाकामी का सबूत बताया है। पीएम मोदी ने सरकार पर बढ़ते आर्थिक बोझ और विदेशी मुद्रा भंडार पर उपजे संकट के बीच लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को दोबारा शुरू करने, गैर जरूरी चीजों की खरीदारी और विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभक्ति सिर्फ जान देना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी से जीना भी है। तो ये भी एक देशभक्ति का तरीका है, इसको समझिए। सरकार का दावा है कि 70 दिनों में ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को कभी गैस या पेट्रोल की कमी नहीं होने दी गई। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बावजूद देश के लाखों पेट्रोल पंप कभी ड्राई आउट नहीं हुए और ना ही कभी दाम बढ़े। लेकिन लोगों को संयम बरतना बेहद जरूरी है ताकि महंगे तेल का आयात कम करना पड़े। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को मिसमैनेजमेंट से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों से कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा टाल दीजिए, पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए, खाना पकाने के तेल और उर्वरकों की खपत घटाइए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए और वर्क फ्रॉम होम अपनाइए। राहुल गांधी ने कहा कि ये उपदेश नहीं बल्कि विफलता के प्रमाण है। पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम करने पर जोर दिया। इसके पीछे जानकारों का मानना है कि दफ्तर आने जाने में रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल डीजल खर्च होता है। कॉरपोरेट कंपनियां अगर हफ्ते में कुछ दिन भी वर्क फ्रॉम होम लागू करें तो ईंधन की खपत और आयात का बोझ दोनों कम हो सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कुछ और ही तर्क है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी को संकट याद आया है। अगर बीजेपी के लोग सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो अपनी नाकामी स्वीकार करें और देश को बर्बाद न करें। पीएम मोदी ने किसानों से अपील की है कि वे रासायनिक खाद 50% कम करें, प्राकृतिक खेती अपनाएं और डीजल पंप की जगह सौर पंप लगाएं। युद्ध की विभीषिका के बीच उर्वरक आयात पर भारत सरकार को लाखों करोड़ रुपए सब्सिडी में वहन करने पड़ते हैं। लेकिन सरकार ने पिछले 5 वर्षों में खाद के दाम के बढ़े दाम पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक ने इस तरह की मेजर्स चलाए हुए हैं और लोगों को मदद करने और संयम बरतने की सलाह वो देते रहे हैं। तो क्या तब किसी विपक्ष ने इस पहल का विरोध किया था? ये एक बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कई संकल्पों का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल का संयम से प्रयोग करना होगा। साथ ही पीएम ने कहा कि आज के समय में की मांग है वर्क फ्रॉम होम और हमें उन व्यवस्थाओं का फिर से प्रयोग करना होगा। हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें।
तो प्रधानमंत्री की अपील जो की गई है उस पर सियासत भी जारी है, लेकिन दरअसल ये ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने या किसी राजनेता ने इस तरह की अपील की है। हमेशा से सरकारों ने ऐसी ऑस्टेरिटी ड्राइव्स चलाई हैं। पंडित नेहरू ने उस दौर में क्या कुछ कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम से पड़ जाए। लेकिन उसी के साथ ये भी बात है, और ये हमारे काबू की बात है, कि हमारे मुल्क ही में बाज लोग ऐसे कि जो अपने खुद गर्जी के लिए, अपनी लालच में ऐसी बातें उन्होंने की कि खुद फायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो। पंडित नेहरू ने भी दरअसल वही सारी बातें कही जो प्रधानमंत्री ने विस्तार से कही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि इतनी देर से पीएम ने इस बात की अपील की। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी देर क्यों की ये अपील करने में। ये अपील उनको चुनाव से पहले करनी चाहिए थी, विधानसभा चुनाव से पहले। उस दौरान से ये सारी चीजें बिल्ट होनी शुरू हो गई थी, सब दिखाई दे रहा था साफ साफ। प्रधानमंत्री जी को अपील करने का पूरा हक है, और हम उनकी अपील में जहां जहां जो सार्थक सहयोग होगा, कांग्रेस निश्चित तौर पर सार्थक सहयोग देगी। तो जिस सार्थक सहयोग की बात हरीश रावत कह रहे हैं, दरअसल उनके जो शीर्ष नेता हैं वो शायद हरीश रावत से सहमत नहीं है। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है धनंजय जी आपका। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस के की जो नीतियां हैं उसके पक्षधर माने जाते हैं। तो दुष्यंत गिरी माफ कीजिएगा, दुष्यंत नागर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसका जो अपील है उसका क्या असर है, जो अपील की गई है किस स्पिरिट में की गई है, क्या कुछ जानकारी ऑन ग्राउंड आप हमको देंगे? आप लगातार इन मंत्रालयों को कवर करते रहें। देखिए, अभी इंटर मिनिस्ट्रियल जो ब्रीफिंग है, इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग अभी खत्म हुई है। पहले वो हर सप्ताह में हर 5 दिन होता था, अभी वो एक दिन बीच करके हो रहा है। और अभी इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में बताया, सुजाता शर्मा जो संयुक्त सचिव है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की, उन्होंने बताया कि देखिए हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। हमारे पास क्रूड ऑयल भी है, हमारे पास पेट्रोल भी है, हमारे पास डीजल भी है, हमारे पास LPG है, हमारे पास नेचुरल गैस है। तो ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो अपील है, वो प्रधानमंत्री की अपील एक बड़े परिप्रेक्ष्य में है। वो बड़ा परिप्रेक्ष्य है कि कोई नहीं जानता कि ये ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध कब तक चलेगा। और ये ईरान और अमेरिका का युद्ध अगर लगातार जारी रहता है, लंबे समय तक जारी रहता है, तो उसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ लगातार बंद रहेगा। भले ही भारत ने कई देशों के साथ अन्य जगहों से खरीदना शुरू किया हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक डिसरप्शन, ऑयल और गैस का डिसरप्शन बना रह सकता है। तो इस मामले में सभी भारतीय लोगों को एक संतुलित खर्च करने की जरूरत है, ताकि जो है कि उस संकट का मुकाबला किया जा सके। क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध रोकना किसी एक के बस की बात नहीं है, ये उन दोनों के बीच का मामला है। और उसके अलावा जो दुनिया की जो के सभी देश हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं। यूरोप भी प्रभावित हो रहा है, सारे देश प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी तक लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अंदर से सबके मन में ये बात थी कि एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री अपील करें लोगों से कि हाँ भाई खर्ची ना हो। देखिए, जरूरत की चीजें लोग कर रहे हैं। अभी भी मैं सड़कों पे हूँ, सड़कों से ही गुजरा हूँ। लोग जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं, जरूरत की चीजें पेट्रोल डीजल सबका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील का जो मतलब है, वो मतलब है कि खर्ची से बचे और किसी ऐसी स्थिति में न जाए जिससे कि आपको सोना और चांदी का दाम, आपने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल। और आपने एक बहुत एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया कि खर्ची ना हो। शायद ये जो है उस पूरे आपके जो भाव है उसको व्यक्त करता है। खर्ची ना हो और लोग चीज़ों को बचाएं, क्योंकि अगर मुश्किल दौर में किसी भी घर में भी ये होता है कि अगर थोड़ा मुश्किल का दौर है तो उस हिसाब से चीज़ों को एक्स्ट्रावेगेंटली, जैसे आपने कहा ना, खर्ची के तौर पर नहीं इस्तेमाल करते। हम आपके पास आएंगे। अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद मिश्रा जी, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्योंकि अब इसमें सियासत आ गई।
राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये तो सरकार की विफलता है, ये हमको उनका उपदेश नहीं सुनना, और जनता क्यों ये जो है सारी चीजें वो जनता क्यों कम करे, उसको तो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज के जो हमारे सियासतदान हैं और राजनेता हैं, उनको लगता है कि विरोध के लिए विरोध का एक चस्का सा लग गया है। राहुल गांधी के टीम को ये ट्वीट करने से पहले एक बार गूगल करना चाहिए कि खुद जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने सिर्फ रुपये का जो लगातार अब डॉलर के मुकाबले में रुपया का गिर रहा था वैल्यू, तब चिदम्बरम ने कहा था कि यार भारत के लोगों ने को कम से कम सोना तो कुछ दिन के लिए खरीदना बंद करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा एक तरह से प्रेस रिलीज दे के कहा था इस बात को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कि हमारे यहाँ सोना के जो ये खरीदारी की ये जो ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके कारण सबसे ज़्यादा हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट का ये प्रॉब्लम बना हुआ है जी। ये उनके गृह मंत्री अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर टॉप थे वो इस बात की अपील कर रहे थे। तो कम से कम इस बात को राहुल गांधी को समझना चाहिए कि इस देश में अभी जो आपदा में अवसर लेने की का जो एक मौका ढूंढ रहे हैं, यही ये देश है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक अपील पे, आप सोचिए कि गैस सब्सिडी का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील किया था कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, लाखों लोगों ने इस अपील को माना और अपना सब्सिडी छोड़ दिया। तो प्राइम मिनिस्टर वही बात करते हैं जो अखिलेश जी अभी कह रहे हैं कि साखर्ची आप कम करिए। ये आप जो फजूल की चीजें करते हैं, आप एक घर में 10 गाड़ियां हैं और एक साथ वो 10 गाड़ियां निकल रही है, ये भी अच्छा होता कि एक गाड़ी में ही सारे परिवार के लोग जा सकते हैं, जो कारपूल का भी सिस्टम हो सकता है अड़ोस पड़ोस से। तो ये भारत की प्रवृत्ति है बचत की। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि आज की तारीख में अगर आप देखिए कि कंपनियों को 30,000, आप सोचिए कि 30,000 करोड़ पर महीना सिर्फ एक गैस कंपनियों को, पेट्रोल कंपनियों को ये घाटा हो रहा है, तो ये कितने दिन तक आप अगर ये भी बात अगर आप देखिए कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग देख रहे थे कि हॉर्मुज संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कितने दिन चलेगा इसकी भी कोई ऐसी कोई बात अभी सामने में नहीं है। तो इस हालत में हमारे पास तो सबसे ज्यादा और सबसे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तो यही हो सकता है कि हम अपने को बचत करें और विदेशों पर निर्भरता कम करें। इस अपील को लेकर अगर अखिलेश यादव हो या विपक्ष के नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हो, इसमें अगर अपनी सियासत का मौका ढूंढते हैं तो मुझे लगता है ये देश के साथ में कम से कम वो कृतज्ञता कर रहे हैं। इसमें सारे पॉलिटिकल लीडर को एक उसी स्पिरिट से काम करना चाहिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान का हुआ था। जी दुष्यंत दागर जी, ये शायद सियासत का मुद्दा नहीं था, राहुल गांधी ने उसको विरोध करने के लिए कि भाई अगर कहा है तो कहीं ना कहीं इस पूरे संकट के दौरान कहीं कुछ पकड़ पाए नहीं है। पेट्रोल की कीमतें कह रहे थे कि 4 मई को बढ़ जाएंगी, वो अभी तक बढ़ी भी नहीं, तो जिसके लिए तैयारी हो रही थी, तो अब क्या किया जाए, तो शायद इसलिए ऐसा किया है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और बात है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए ये बेस तैयार किया जा रहा है। मैं अभी विनोद मिश्रा जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस वक्त जो क्रूड ऑयल था उसका मूल्य 130 से 140 डॉलर प्रति बैरल था और पेट्रोल 70 रुपए मिल रहा था, डीजल 65 और 60 मिल रहा था। वर्तमान सरकार के समय में 30 रुपए तक, $30 प्रति बैरल तक कीमत घटी, लेकिन डीजल पेट्रोल 90 और 105 के बीच में बेचा जाता रहा। कहां गया? जिसको कहा जा रहा था बफर बनाया जा रहा है, महंगाई के समय कीमत नहीं बढ़ाएंगे, वो ज्ञान कहां गया? उस पर सरकार जवाब दे। फिर दूसरी बात ये, चलिए आपने कहा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, उसके लिए नीति बनाइए। स्कूलों के लिए तय करिए कि सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन क्लास होंगी। वर्क फ्रॉम होम के लिए आप नीति बनाइए कि सर्विस सेक्टर में ऑफिस वर्क करने वालों के लिए 2 दिन होगी। नागर साहब, ये सिर्फ IT कंपनियों के लिए है। अरे सुन लीजिए भाई साहब, आप स्कूल कॉलेज बात को तरफ घुमाइए, जी जवाब देंगे आपको। सही रखिए। देखिए मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा आपके बीच में, लेकिन ये इतना जरूर गुजारिश करूंगा कि फैक्ट्स को जरूर सही रखिए सर। एक लाइन और बोलनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आपको पेट्रोल डीजल का क्राइसिस तो ये हर दिन का है। ये भारत तो इंपोर्ट करता है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आप ईवी को प्रमोट करिए, ईवी गाड़ियों पर टोल टैक्स फ्री करिए, उनके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है उसको हटाइए, परमानेंट सॉल्यूशन खोजिए। नेता प्रतिपक्ष तो देश के साथ हैं, सरकार को भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी हर चीज को इवेंट बनाना चाहते हैं। इवेंट बनने से देश नहीं चलेगा। आज मोदी जी का ये बयान जो बयान आया, उसने सच्चाई
इस अपील में कौन सा इवेंट हो गया? ये अपील तो इस तरह वही बात सवाल है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री, अभी हमने पंडित नेहरू की बात दिखाई, लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न संकट के समय इस तरह की अपील की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपील की, 2008 2012 दो बार ऑस्टेरिटी ड्राइव चला गया, बाकायदा वित्त मंत्रालय ने नोट निकाला कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। तब आप लोगों ने तो ये तो एक कोई अगर संकट का समय है इस तरह कहा जा रहा है, तो उसमें आपके ही नेता हरीश रावत कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने देर में कहा, हम तो उसमें साथ में हैं। हरीश रावत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूं जब हॉर्मुज का संकट गहरा आया था तभी आपको आके देश को सच्चाई बतानी चाहिए थी। तब तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब तो आपको देश की जनता की चिंता की याद नहीं आई। और रही बात सोने की, अरे गरीब आदमी अपनी बहन बेटी की शादी में 10-5 तोले सोना देता है। फिर आपने गलत फैक्ट रखे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने नहीं कहा कि शादी ब्याह में नहीं खरीदी है। नहीं, गलत साबित करने की बात नहीं, फैक्ट्स गलत मत रखिए, फैक्ट्स गलत मत रखिए, बाकी आपके तर्क जो भी है वो रखिए। बस केवल इतनी ही गुजारिश है आपसे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सोना मत खरीदिए, उन्होंने कहा गैर जरूरी खरीद। आप इस बात को समझिएगा, ये नहीं कहा कि बेटी की शादी हो तो सोना मत खरीदना। देखिए बात समझिए। अरे तो सर, आप उस बात को अगर किसी नैरेटिव में ढालना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम फैक्ट्स सही रखिए। बहुत मूल्यवान सुझाव दे रहा हूं जो देश के लिए बहुत ही मूल्यवान साबित हो सकता है, लेकिन आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं नहीं भाई, सही फैक्ट के साथ मूल्यवान सुझाव, स्वागत है आपका। सर मैं ये कह रहा हूं आप नीति बनाइए, स्वर्ण के ऊपर भी आप नीति बनाइए कि 10 तोला से अधिक कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में खरीदेगा तो उस पर आप टैक्स लगाएंगे हैवी। ऐसी नीति बनाइए ना। ये संकट एक दिन का नहीं है, ये तो रोज का है। नहीं तो उस पर तो राहुल गांधी विरोध करने लगेंगे। जब वो खाली उन्होंने कहा कि आप अपने मन से करिए, उन्होंने सिर्फ अपील की, तब आप ये कह रहे हैं अगर नियम बना देंगे तो भाई साहब आप लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। मतलब हितों को दरकिनार करके अगर आप इवेंट बनाना चाहेंगे, अपनी इमेज चमकाना चाहेंगे, तो इवेंट की कहां से बात आ गई? मैं वही समझना चाह रहा हूं आपसे। उन्होंने एक अपील की देश के लोगों से, आप कह रहे हैं वो इवेंट हो गया। कैसे इवेंट हो गया? सर ये इवेंट ही तो बनाया जा रहा है। अगर उनको देश की जनता के अर्थव्यवस्था से चिंता होती तो जो चीजें मैंने कही वो आपने बताया, मैं जो दुनिया की प्रमुख अपील करी और अपना चले गए, उस पर टीवी में चर्चा हो रही है, तो इवेंट ही है भाई साहब। ठीक है, मैं दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रुपए में जो पेट्रोल और की कीमतें वो बताता हूं आपको। यूनाइटेड किंगडम में 150 से 165, जर्मनी में 190 से 210, फ्रांस में 190, जापान में 105 से 120, चाइना में 95 से 110, ऑस्ट्रेलिया में 105, कनाडा में 100। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक नहीं ठीक है, अब मैंने बता दिया, जनता ने सुन लिया। आप जो तर्क पेश कर रहे हैं वो ठीक है। हिंदुस्तान में भी 94 रुपए। ठीक साहब, मैं रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद धनंजय गिरी के पास आएंगे। एक ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस मितव्ययिता की बात और कहा है कि शाह खर्ची ना करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे धनंजय गिरी के पास सीधे आएंगे। धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं कि भाई नीति बनाई जानी चाहिए थी और इवेंट बना रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कुछ कहेंगे आप? कैसे समझाएंगे दरअसल इनको? जो अपील की है, देशवासियों से अपील की है, नेहरू से लेकर नरेंद्र तक, जब भी देश पर संकट आया, वैश्विक परिस्थितियां वैसी बनी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की हो, चाहे इंदिरा गांधी ने की हो, चाहे युद्ध के समय में जो भी अपील की जाती रही है वो देश के हितों को ध्यान में रखकर की जाती रही। और जब देश की बात आती है तो हम दलीय आग्रह से ऊपर उठ करके बात करते हैं। ये दलीय आग्रह पे बात करने का वक्त नहीं है। देश जो है वो दलों से ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और पुरानी अपीलों में फर्क क्या है? पुराने समय प्रधानमंत्री जब जनता से अपील करते थे तो उसका भाव अक्सर कमी से पैदा होता था। अनाज छोड़ें, विदेशी मुद्रा कम है, हमारे पास संसाधन सीमित है, नागरिक त्याग करें, एक समय का भोजन छोड़ें, कम खाएं, स्कार्सिटी मैनेजमेंट का था। राज्य के पास संसाधनों का अभाव था। आज अपनी खपत को घटाकर झेलने में मदद करने की बात थी। लेकिन आज जो है वो पूरी दुनिया, अमेरिका ईरान युद्ध के कारण गहरे ऊर्जा संकट से जूझ रही है।
साथ ही साथ इस युद्ध के कारण पूरे विश्व का सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आप देखें, आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें 30% कहीं बढ़ा है, कहीं 25% बढ़ा है, कहीं गैस की किल्लत है। सारे पूरा जब दुनिया विश्व जब युद्धरत है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अफेक्ट किसी पर कम पड़ेगा, किसी पर कम या ज्यादा। फिर भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को उसको सैल्यूट है कि उन्होंने इसको पूरी तरह से बचा के रखा है। दुनिया के लगभग हर देश में पेट्रोलियम उत्पाद, गैस, उर्वरक, गोल्ड सहित खाने पीने के दाम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन भारत में उसके अनुपात में आप देखें तो सब कुछ ठीक है। इस कठिन वैश्विक परिस्थिति के बावजूद भी 2.5 महीने से दुनिया में एकमात्र देश भारत है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल युद्ध की विभीषिका को काबू करके झेला है, बल्कि हमने महंगाई को कंट्रोल में किया, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई गई है, और गैस की किल्लत हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हो, हमारे पास प्रचुर भंडार है, प्रचुर चीजें हैं। प्रधानमंत्री ने क्या क्या मित व्यय होने की जो खर्ची है उसको कम करने के लिए कहा है, एडिशनल खर्चा ना किया जाए। तो एडिशनल खर्चे में जो एडिशनल जवानी खर्च विपक्षी कर रहे हैं उसको भी करने की जरूरत नहीं है। जब देश की बात आ रही है, आत्मसंयम बरतने की अपील की जा रही है। सभी वस्तुओं चाहे पेट्रोलियम उत्पाद, खाद, तेल, गोल्ड, रासायनिक उर्वरक, विदेशी ब्रांडेड और विदेशी यात्राएं तक को कम करने के लिए कहा है। बिल्कुल नहीं कहा कि बंद कर दीजिए, शादी ब्याह दुनिया जान किसी चीज को रोकने के लिए नहीं कहा है, उसमें मितव्ययी होने के लिए कहा है। और राष्ट्र के लिए इतना त्याग करना, उन्होंने कहा है कि देश के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जितना आप मितव्ययी हो जाए आज के समय में वही जरूरी है। ठीक। और जब आप भाई साहब का एक सवाल था कि जब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के दाम घट पड़ रहे थे तो आपने तो इतना लाखों करोड़ का गोल्ड बॉन्ड आपने क्यों ले रखा था, जिसको हमें जमा करना पड़ा, जिसको हमने भरना पड़ा। स्टोरेज आपने जीरो कर रखा था, स्टोरेज हमें बढ़ाना पड़ा। तो हम आज देश को आत्मनिर्भर का तरफ जिस तरह से लेकर के जा रहे हैं, गोल्ड जो पेट्रोलियम बॉन्ड के जो हम लोगों ने कीमतें चुकाई हैं, आज देश अगर स्वावलंबी हो रहा है, अपने पैर पर खड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो नरेंद्र मोदी के साहसिक और दूरदृष्टि के नेतृत्व का ही नतीजा है कि जब दुनिया इतनी उथल पुथल है, जब दुनिया में इतना तक अराजकता फैली हुई है, उस समय भी भारत में बिल्कुल आप ठीक है सर, वो हमने पेट्रोल की कीमतें भी बताई हैं और शायद वो दर्शकों को तक सीधा वो संदेश पहुंचा होगा कि अगर फ्रांस में और जापान में 190 बिक रही है तेल, यूके में 150 से ज्यादा रुपए में मैं बता रहा हूं, तो भारत में 94 है। भाई बात को समझने की कोशिश करिए। फिलहाल मैं अखिलेश सुमन के पास एक बार फिर से आऊंगा। अखिलेश, हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा क्या कोई और अल्टरनेटिव तरीका या दूसरे जो देश है उनके पास या उनसे तेल खरीदने के लिए, आई मीन क्रूड ऑयल खरीदने की बात की जा रही है? क्या अल्टरनेटिव तरीके भी अपनाए जा रहे हैं? वो रूट क्या है, उस विषय में भी थोड़ी जानकारी दें हमें। देखिए, निश्चित तौर पे पहले जो हॉर्मुज स्ट्रेट से पार जो वेस्ट एशिया के देश थे उनसे ही हम ज़्यादातर तेल खरीदते थे, क्रूड ऑयल ले आते थे, एलपीजी ले आते थे, लेकिन निश्चित तौर पे उसके अल्टरनेटिव तलाशे गए हैं। और अभी जो स्थिति है कि तकरीबन 41 देशों से 41 कंट्रीज से हम ये सारी चीज़ें आयात कर रहे हैं, जिसमें कि अफ्रीका के भी देश हैं, जिसमें कि अमेरिका से भी हम ले रहे हैं, जिसमें कि लैटिन अमेरिका से आ रहा है। उसके अलावा जो जितनी जगह से जहां से भी स्टॉक में, अगर किसी के स्टॉक में है, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके स्टॉक में है, वहां से रिलीज किया गया है। तो ये सारे जगहों से आ रहा है और भारत ने अपने भी स्टॉक कई दूसरे देशों में बना रखे हैं, तो उन स्टॉक से भी आ रहा है। तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, हम अल्टरनेटिव का उपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए उस विश्वास के साथ जो यहाँ जो संयुक्त सचिव बोलती है, उसी विश्वास के साथ बोलती है कि हमारे पास अल्टरनेटिव है और हम जो आपूर्ति है, आपूर्ति को हम कम नहीं होने दे रहे हैं। उसके अलावा जो घरेलू जो आपूर्ति है, घरेलू आपूर्ति को भी इधर के दिनों में बढ़ाया गया है, चाहे वो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन हो या चाहे एलपीजी का हो। तो ये सारी स्थितियां बनाकर भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहता है कि हमारी निर्भरता निश्चित तौर पे बाहर पे कम हो और हमारा जो घरेलू उत्पाद है, घरेलू उत्पाद बढ़ाए। उसके साथ साथ जो सौर ऊर्जा है, जो विंड एनर्जी है, जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उस पर भी बड़े पैमाने पे और जो करने की कोशिश है उसे भी बड़े पैमाने पे यूज करने की कोशिश हो रही है। और निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि अभी एक ऐसा अवसर भी है कि न्यूक्लियर एनर्जी, जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रपोजल बहुत दिनों से है, उसको भी अपनाया जा सकता है ताकि इस तरह की क्राइसिस हमारे पास ना आए। ठीक बात है। चलिए, मैं चाहूंगा कि बहुत अब संक्षेप में जवाब दीजिएगा। विनोद मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी क्राइसिस रही है और मैंने अभी जो कीमतें भी इसीलिए बताई हैं, आपको लगता है कि भारत सरकार ने इसको ठीक से मैनेज किया फिलहाल? देखिए, मुझे लगता है कि ये अपोजिशन लीडर के जो अभी बयान आ रहे हैं और ये लगातार जो विरोध के लिए विरोध का जो स्वर आपने देखा है तेज हुआ है, उसके पीछे कारण इसका मैनेजमेंट भी है।
आप सोचिए कि लगभग 2-2.5 महीने से जो क्राइसिस है पूरे मिडिल ईस्ट का, आप देखिए, और खास करके हॉर्मुज में, जो अखिलेश जी अभी बता रहे थे कि आप देखिए कि भारत के गैस सप्लाई का वो इतना बड़ा है कि आपके 90% गैस का सप्लाई सिर्फ उसी हॉर्मुज स्टेट से आता है। और भारत सरकार ने इस अल्टरनेट के लिए कहां सुदूर अर्जेंटीना का भी एक अल्टरनेट ढूंढा। तो जो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है कि डोमेस्टिक सप्लाई में आप देखिए किसी भी रूप में कभी किसी उपभोक्ता को इस बात की कभी नहीं हुई कि चाहे उसका कोई भी लाखों पेट्रोल पंप हो कभी ड्राई आउट हुआ। तो ये शानदार व्यवस्था की तारीफ करना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो 2014 के बाद आपका आज आप 80 दिन तक अपने जो ऊर्जा है उसके आप स्टोरेज करने की कैपेसिटी में है। तो ये सारी चीजों को जब आप तारीफ करने को आपको मिलेगी तो उसके बाद में आपको लगता है कि कहीं इस शानदार मैनेजमेंट की तारीफ न हो तो आप एक अलग निकालते हैं कि ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा है कि एक अलग रास्ता लेकर चलते हैं। ठीक है दुष्यंत नागर जी, आपको लगता है कि भाई इस उम्मीद में बहुत दिनों से बैठे हुए थे कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा, जब पूरी दुनिया पे दबाव है तो यहाँ भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, तब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तब कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो किया ही नहीं, उन्होंने अपील कर दी। तो आपको लग रहा है कि अपील पे कुछ नहीं तो चलो अपील की इसी विरोध किया जाए? देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूं हमारे विद्वान साथी मिश्रा जी को। यूपीए सरकार के समय में भारत अपनी जरूरतों का जो ऑयल है जिसका 15 से 20% उत्पादन स्वयं करता था, जो घट के अब 11 से 13% रह गया है। तो सरकार की तारीफ करनी है, आप कर लीजिए। दूसरा नहीं, ये फैक्ट्स कहां से फैक्ट्स लेकर आते हैं आप? कहां से फैक्ट्स लेकर आते हैं? ये फैक्ट्स जो मैं सारे खाली आप सारे फेक नहीं बनाते हैं, पूरा एपिसोड हम कर देंगे उसी पे। पहले आप चेक करिए, आगे मैं तब बोलूंगा। पहले चेक करिए, कह रहा हूं, विनोद जी से कह रहा हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, नहीं सोर्स बताइए ना, कहां से लाए? सोर्स बताइए, इस तरह से ऐसे कुछ भी बोल के मत चले जाइए। सोर्स है भारतीय सोर्स है, समाचार पत्र और दुनिया के समाचार पत्र रोज पढ़ते हैं हम। आप पढ़ लीजिए, अभी गूगल सर्च कर लीजिए। ठीक है, मैं बैठा हूं यहीं, अभी वापस लूंगा अगर गलत हुआ तो। दूसरा मैं कह रहा हूं जवाब देंगे आपका के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार ने क्या काम किया, ये सवाल है सर। ये संकट ये तो रोज का है। सोने का इंपोर्ट कम होना चाहिए, ऑयल का इंपोर्ट कम होना चाहिए, इसकी देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, रुपये की डॉलर के सापेक्ष में जो मूल्य है वो स्थिर रहेगा। लेकिन सरकार चुनाव लड़ना चाहती है, सरकार चुनाव लड़ने के लिए दिन रात नई नई योजनाएं लगाती रहती है, और हमारे धनंजय जी और सारे भाजपा के नेता इनको ठीक है जवाब दे दीजिए, धनंजय जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, आगे पॉइंट आ गया आपका सर। धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए निखिल जी, मुझे लगता है कि इनको चिंता इस बात से नहीं है कि भारत में कितना स्टोरेज कैपेसिटी है और क्या है। इनको बार बार एक बात ही कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। चुनाव आप हार जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम कहां पे हो रही है? ये तो देश की जनता तय करती है ना। आपने 2 बार स्टेटमेंट दिया, भरा पड़ा है 9,000 करोड़ आपके खाते में, आपने जीतोगे चुनाव, आप जीतेंगे। भाई साहब बोलने दीजिए, बोला था आपके बीच में, बोला था नहीं। अगर आप कंगाल हो गए हैं तो इसकी जिम्मेवार भी हम ही है। वैचारिक रूप से तो आप पहले से कंगाल थे, आप आर्थिक रूप से हो गए तो इसकी अलग बात है। आपने जिसके साथ 20 साल डीएमके के साथ सरकार बनाई, उसी के पीठ में छुड़ा घोप करके दूसरे के साथ चला गया। अभी तलाक भी ठीक से नहीं हुआ, आपने नई सगाई कर ली, आपने उसको तलाक 3 बार बोलने का मौका नहीं दिया, दूसरे से निकाह पढ़ लिया जाकर के। आपकी ये हालत हो गई है। आपको तृणमूल कांग्रेस, आप ग्रासरूट का कांग्रेस नहीं मानती, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपको गैर राष्ट्रवादी मानती है। आपके भीतर में इतना अंतर विरोध है और आप चुनाव लड़ने चलते हैं। भाई चुनाव की राजनीति से बहुत दूर जा चुके हैं। आपकी स्थिति वैचारिक रूप से तो शून्य हो चुके हैं। आपने जो कहा है स्टोरेज आज 33% से ऊपर आ चुका है। आप मेरे सामने बैठा हूं, गूगल खोल कर देख लीजिए। कुछ मामलों में हम 40% को पार करने की स्थिति में है। घरेलू प्रोडक्शन 12% बढ़ाया गया चीजों का, और इथेनॉल डाल करके उसकी कैपेसिटी को और इनहेंस किया गया। भारत सरकार ने उन चीजों को और बेहतर से बेहतरीन किया। सवाल ये उठता है कि आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज की संकट कोई भारत में नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कारण पूरी दुनिया का 20% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी दुनिया में प्रभावित है। और जब पूरी दुनिया प्रभावित होगी तो कोई व्यक्ति, कोई मंद बुद्धि ही होगा जो कहेगा कि जब पूरी दुनिया में विद्युत है तो हम प्रभावित नहीं होंगे, हम प्रभावित होंगे। ठीक सर, आपको पॉइंट आ गया। उस प्रभाव को इन्होंने जो धन एकत्रित किया है, जो ये कह रहे हैं ना कि हम धन एकत्रित किया, भाई धन एकत्रित करने का सोर्स आपका भी वही है, आपको धन नहीं मिल रहा है। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं आपके बीच में पार्टी नहीं बनना चाह रहा, लेकिन सच ये है
कि उन्हीं बॉन्ड्स को आप भी अपनाते हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही बॉन्ड्स आप भी देते हैं, आपको लोग नहीं दे रहे हैं तो कोई क्या करेगा? अब वो आपको वैचारिक रूप से कंगाल कह रहे हैं, मैं कह नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? चलिए बहुत शुक्रिया, हम अपनी डिबेट को डिरेल नहीं करेंगे, डिबेट खत्म है। बहुत शुक्रिया धनंजय गिरी जी, दुष्यंत नागर जी आपका, विनोद मिश्रा जी आपका और अखिलेश सुमन जी अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।